जी की सारी संगत को प्रणाम। और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपनी संगत का हिस्सा बनाया, अपनी शरण में लिया। और शरण में तो सारा विश्व उनकी शरण में ही है, लेकिन हमें इस बात से साक्षात्कार कराया, महाशिव से साक्षात्कार हुआ, उन्हें देखने सुनने जानने का मौका मिला। हालांकि वो निर्विकार हैं और निर्गुण हैं, फिजिकल स्वरूप से भी परे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की शरण में मैं इस जन्म में या अपनी समझ के अनुसार 1997 में आया, मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ। मेरे मामा कर्नल जोशी, जोशी अंकल के नाम से जो संगत में जाने जाते हैं, वो गुरुजी की शरण में थे। उन पे काफी गुरुजी की कृपा रही। तो मैं जब उनके यहाँ जाता था, जब मैं पढ़ रहा था, तो अक्सर शब्द सुनते थे। और कुछ शब्द जो मुझे तब से ध्यान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, और श्वासादि माला, ये मुझे याद है कि मैंने अर्ली या मिड 90s में मामा के घर पे सुने थे। और उस समय इतने कैलेंडर, इतने स्वरूप नहीं होते थे। एक सिंगल पेज वाला कैलेंडर जिसमें वो 12 महीने हों, वो ऐसा एक कैलेंडर कोई पूरे घर में शायद एक लगा रहता होगा। तो वो देखे थे, और शायद कभी बात हुई होगी कि ये गुरुजी हैं, बट बहुत अधिक नहीं। मेरे पिताजी जो थे वो एक कैंसर सर्वाइवर थे। उन्हें 1992 में थ्रोट कैंसर हुआ था, और उसके बाद में रेडियोथेरेपी के बाद में वो ठीक हो गए थे। और मैं अपनी इंजीनियरिंग करके और नौकरी करने चला गया। मेरी पोस्टिंग गोवा में थी। मेरे फादर को वो कैंसर के बाद में एम्स में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। हम लोग जयपुर में रहते थे, उनका ट्रीटमेंट एम्स में हुआ था, दिल्ली में। तो डॉक्टरों ने पहले 3-3 महीने के रिव्यू में बुलाया, फिर 6 महीने के लिए। फिर उन्होंने कहा अब तो आप ठीक हो गए, अब आप साल भर के रिव्यू में आइए। तो मैं गोवा में था, और मेरे फादर का फोन पे जब बात होती या कुछ होता, तो ये होता कि अरे तू बहुत दूर चला गया, वापस आ जा करके। तो मेरा ट्रांसफर, लकीली मैंने रिक्वेस्ट कर दी, और मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया। मेरे मामा जो हैं वो भी फौज में थे, कर्नल उस समय पे NSG में थे। उनका वो भी दिल्ली में पोस्ट हो गए थे। तो मैं दिल्ली आया, और मैं शायद घर वर ढूंढ रहा था। इतने में मेरे फादर का भी जो चेकअप ड्यू था, वो उसके लिए वो एम्स आए। और एम्स आए तो डॉक्टरों ने तो बिल्कुल उम्मीद तोड़ दी कि पिछले 1 साल में आपका कैंसर जो है वो पूरी तरीके से फैल गया है, हर तरीके से फैल गया है, और अब जो है हम कुछ नहीं कर सकते, आपको तो जाना है। और उन्होंने जाना है वो एक बात है, पर उन्होंने जो तरीका बताया कि आपका यहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी, आंख से, नाक से, कान से, वो बड़ा ही विभत्स था। उन्होंने मतलब कोई उम्मीद नहीं दी। तो मेरे फादर चलते हुए गए थे हॉस्पिटल, बट उन्हें वापसी में हमारे को लिटरली एक चेयर में उन्हें बिठा करके और फिर लाना पड़ा। और तब गुरुजी शायद जलंधर थे या चंडीगढ़ थे, तो मामा ने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कभी बताया नहीं कि गुरुजी ने क्या कहा, लेकिन अनुमान से यही लगता है कि शायद गुरुजी ने कहा कि समय आ गया, लेकिन बिना कष्ट के जाएंगे। और उन्होंने कोई उपाय बताया। उस उपाय में 4 का अंक आता था, डिजिट 4 जो है वो आती थी। और वो उपाय किया गया, और 1 वीक के बाद में मेरे फादर को मुक्ति मिली, और रिलेटिवली कोई कष्ट हुआ नहीं उन्हें। लेकिन जो कहा था डॉक्टरों ने, उन्हें उस चीज को मैंने अपने कुछ और रिलेटिव्स या जानकार में देखा, जिनको बाद में कैंसर हुआ, और बड़ी ही कष्ट से वो लोग निकले। तो ये कोई ऐसा, हम लोग गुरु भगवान की शरण में जाते हैं चमत्कार के लिए, या अपने मन की
मुराद पाने के लिए। तो ये कोई ऐसा इंट्रोडक्शन मेरा गुरुजी के लिए नहीं था कि मैं एकदम जैसे कहते हैं गंग हो करके गुरुजी के चरण में चला जाऊं। लेकिन एट द सेम टाइम शायद कहीं सब कॉन्शियस में ये रियलाइजेशन था कि कोई चीज जो बहुत ही खराब हो सकती थी वो गुरुजी ने बिना कष्ट के काट दी। और मैंने अपने ही इसको चीज को मैं बाद में फिर राउंड अप करूंगा टुवर्ड्स एंड ऑफ द सत्संग कि ये हम हमेशा द्वैत में फंसे रहते हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये मुझे सुख देता है ये मुझे दुख देता है। लेकिन जब हम ईश्वर की के दरबार में हैं तो ये द्वैत से निकलना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर यही है कि हमें वो मनमुख से गुरुमुख बनाते हैं कि जो है वो ही अच्छा है, वो ही हमारे कर्म काट करके शायद हमारे लेखे में उसी हिसाब से है। तो इसके कुछ समय बाद में जब क्योंकि हमारे पूरे मदर को मुझे सबको ये था कि हाँ फादर की तबीयत बहुत खराब होती तो वो रिलेटिवली ठीक से गए, वो हमारे लिए एक सांत्वना थी। मेरी मदर वगैरह जो हैं वो उनको जल्दी, मेरी मदर को शायद पहले एक दफे चंडीगढ़ में दर्शन हो चुके थे मामा जी के साथ में गुरुजी के, ये मुझे बाद में पता चला। तो वो जल्दी उनका गुरुजी पे फेथ आ गया। मेरे लिए अभी एक जर्नी बाकी थी। तो फादर की डेथ के बाद में जब जो भी 12 दिन 13 दिन और जो 1 महीना मैंने लिया बाकी चीजें सेटल करने में, उसके बाद जब मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे तब ट्रांसफर हुए, दिल्ली आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो मैं मामा के यहाँ ही रह रहा था। तो एक दिन मैं अपनी मामी से, जोशी आंटी से बात कर रहा था कि मैंने एक जॉब में अप्लाई किया था और अब मैं एग्जिस्टिंग जॉब में मुझे बोरियत हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे चेंज करनी है। ये सब बात हो ही रही थी और मेरी उस एग्जिस्टिंग जॉब में टूरिंग जॉब रहती थी, तो मुझे चंडीगढ़ जाना था। तो मामा ने कहा कि गुरुजी के दर्शन करके आना, गुरुजी चंडीगढ़। तो उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह दिया, शायद सेक्टर 33 में रहते थे जो मुझे याद आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 1997 की बात है, शायद 10-11 अप्रैल की बात होगी। थर्सडे था, मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, मैं उस एड्रेस पे पहुंचा और कुछ या तो प्री बैसाखी फंक्शन था या कुछ था, वहां पे टेंट वेंट कुछ लगा हुआ था। मैं जाकर के बैठ गया और थोड़ी देर में जब गुरुजी आए तो जैसा मुझे बताया गया था मैं गया और मैंने गुरुजी को मत्था टेका। और मेरे और मामा ने, जोशी अंकल ने मुझे कहा था कि गुरुजी पूछेंगे किदों आया, तो कहना जोशी अंकल का भांजा हूं। और गुरुजी ने ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर, उन्होंने 2 ही शब्द कहे, किदों आया। और मैंने कहा गुरुजी जोशी अंकल का भांजा हूं। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कहा कल्याण कीता। मैं आकर के वापस बैठ गया जैसे सब लोग बैठ रहे थे। और उसके बाद चाय प्रसाद आई। मैं चाय नहीं पीता था, मैंने चाय नहीं पी। चाय प्रसाद का महत्व तो आज तो कितने चाय प्रसाद मिल जाए पी जाऊंगा, बट उस समय चाय प्रसाद का महत्व पता ही नहीं था, मैंने चाय नहीं पी। फिर मैं उठ के जाने लगा। मैं कॉलेज से नया नया निकला था, मैं सोच रहा था शाम को जाऊंगा, सेक्टर 17 घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो किसी ने मुझे कहा लंगर करके जाना, तो अगेन लंगर का कोई महत्व मुझे समझ में नहीं आया, मैं चुपचाप निकल लिया। तो गुरुजी के 2 शब्द जो हैं कल्याण कीता, उनकी महिमा आप देखिए। आज हम जानते हैं कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर की क्या महिमा है। और एक संगत में जिसने कुछ नहीं किया, वो अभी तक गुरुजी की उन आशीर्वचनों पे ही चलता हुआ आ रहा है। मैं वहां से निकल गया। 2-3 दिन बाद जब मैं वापस अपना टूर वूर खत्म करके दिल्ली पहुंचा और मैं रात की बस से आया था, तो सुबह 4-5 बजे घर पहुंचा था मामा के यहाँ पे और 8-8:30 बजे नाश्ता कर रहा था। और यही बात फिर से हो रही थी कि अरे मैं जॉब चेंज करना है मुझे। तो मामी ने मुझसे कहा कि अरे तो तुम वहां फोन क्यों नहीं कर लेते हो जिस ऑफिस में इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा अरे मेरा उनका जो वो रिक्रूटिंग ऑफिस था उसका कोई वो ही नहीं है, जो मेरा उनका जो एग्जाम था उसका जो एडमिट कार्ड है या जो रिक्रूटिंग ऑफिस का जो लेटर था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो सब हो गया। मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसको कांटेक्ट करूं, क्या करूं।
और फिर मैं तैयार होने के चला गया, क्योंकि आई वॉज लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस, क्योंकि मेरे को अभी वहां रहते हुए कुछ 10-15 दिन हुए थे। तो मैंने अपना अटैची खोली और पता नहीं ऊपर से कहाँ से, जो है जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाली साइड से कहीं से वो पेपर गिरा जो वो इंटरव्यू लेटर था। अब मैं वो अटैची पिछले 15-20 दिन से रोज खोल रहा था ऐसा, और मुझे जब ढूंढा मुझे कुछ मिला नहीं था, एंड सडनली वो लेटर सामने आ गया। मैंने फोन किया, 10-10:15 बज रहे होंगे। उन्होंने कहा हाँ जी, जो है हमने अभी मतलब 10 मिनट पहले अपना वो डिक्लेयर किए हैं रिजल्ट्स, तो आपका नाम वाम बताओ। नाम बताया, बोला हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया और आपको 15 मई को ज्वाइन करना है। ये बात थी शायद 14 अप्रैल की। क्यों मुझे ये डेट्स इतनी अच्छी तरह से याद है? क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग जॉब में मेरा नोटिस पीरियड एग्जैक्टली 1 महीने का था। तो गुरुजी से मैं 10 या 11 अप्रैल को मेरे दर्शन हुए। उन्होंने कल्याण गीता कहा। 14 अप्रैल को जो जॉब में देख रहा, मैं सीधे ऑफिस गया, मैंने रेजिग्नेशन दिया और एक भी दिन विदाउट जॉब रहे बिना 14 अप्रैल से 14 मई को मैंने मेरा सारा हिसाब किताब पूरा हुआ और 15 मई के दिन मैं नई जॉब में था। इंस्टेंट कल्याण जिसे कहते हैं। बट क्योंकि मेरे को अभी गुरुजी की राह में थोड़ा समय लगना था, तो मैंने ये कोई चीज एज अ ब्लेसिंग अटैच नहीं करी। ना मैंने गुरुजी के दर्शन के बारे में बहुत सोचा। और मैं लगभग 2 साल तक अपनी जॉब में, जब मेरी पोस्टिंग इंसिडेंटली जयपुर आई और मैं जयपुर से दिल्ली आता रहा कभी ऑफिशियल काम से, मामा के यहाँ ही रुकता था। बट मैं, सब लोग गुरुजी तब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, सुल्तानपुर सब गुरुजी के जाते थे, पूरा परिवार जाता था। मैं अपना कोई मूवी देखने या दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जा रहा हूँ या कोई बहाना बना रहा हूँ। 2 साल तक मैंने कॉन्शियसली तो नहीं कहूंगा, बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने एक तरीके से गुरुजी के वजूद को या उनकी कृपा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस बीच में मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई। वो हमारे फादर से बहुत अटैच थी, उसको थोड़ा डिप्रेशन हुआ। किस प्रकार गुरुजी ने उसे ठीक किया, ये लाइट ऑफ डिविनिटी में मेरे मामा जी का सत्संग है अपना, कि गुरुजी ने, उन्होंने कहा जाओ एम्स से एक कुछ दवाई ले आओ। और जब वो, और पर्टिकुलरली एम्स से लाने को कहा, वो भी रात को 12-1 बजे जब वो दवाई लेके वापस आए तो गुरुजी ने हाथ में भी नहीं ली वो दवाई और कहा इसे डस्टबिन विच सुट दे। और अगले दिन मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये कुछ सत्संग हैं जो, मतलब मैं, सत्संग तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो कहने को ये हुआ कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर गुरुजी से मुझसे बहुत बहुत पहले जुड़ गए। अब जैसा होता है, मेरी मदर वरिड थी सिस्टर की शादी को लेकर के और कुछ बात बन नहीं रही थी। और जब ये सिस्टर की तबीयत ठीक हुई थी, जब वो ये डिप्रेशन से वो बाहर निकल गई थी, तो उसके 2-4 महीने बाद जब दिवाली आई तो वो गुरुजी के दर्शन करने मामा के पास गई और वो दिल्ली में थी। इस बीच में हमारे पास में एक फोन आता है कि मैं बॉम्बे से ये बोल रहा हूँ और हमारे पास में आपकी बेटी का चिन्ह और फोटो आई है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब हम जानते ही नहीं ये किसका फोन है, क्या है। तो मेरी मदर ने भी आगे से कह दिया भाई आप भी लड़के की फोटो और बायोडेटा वगैरह भेज दीजिए। तो वो थोड़े से नाराज भी हुए कि लड़के का बायोडेटा या कौन मांगता है। खैर उन्होंने चिन्ह फोटो वगैरह जो भी भेजना था वो भेज दिया। मेरी मदर बड़ी क्लियर थी कि कुछ नहीं करना है, सीधे गुरुजी के पास भेज देते हैं और वो जैसा कहेंगे। तो मामा के यहाँ पे कुरियर कर दिया गया ये सब, और सुल्तानपुर में गुरुजी के दरबार में गुरुजी को फोटो दिखाई गई और गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। इस तरीके से मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हुई। और अगेन इसके साथ में जो अलग चलता रहा वो तो अपने आप में ऐसे सत्संग है कि आज भी सोच करके मेरा रोम रोम जो है वो खिल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि गुरुजी ने, मेरी मदर प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, तो जो ओनर थी उस स्कूल की, उन्होंने कहा कि शादी स्कूल के ग्राउंड से होगी। उस टाइम पे लेट 90s में, अर्ली 2000 में हम केटरर को बुलाते थे, सब करते थे। तो शादी के 3-4 दिन पहले वो आंटी को सपना आया कि गुरुजी आए उनके सपने में, उन्होंने कहा कि ये तंदूर यहाँ नहीं यहाँ लगेगा।
तो उन्होंने मेरी मदर से बात करी। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि आंटी ऐसा कह रही हैं कि भावेश से बात कर लो, है कोई दिक्कत तो नहीं गुरुजी। मैंने कहा नहीं, सिंदूर यहाँ लगाओ वहां लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगाओ। जैसा मैं कह रहा हूँ तब तक गुरुजी की वेज ऑफ गुरुजी से मैं वाकिफ नहीं था। आज भी हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह वाकिफ हैं, पर हाँ थोड़ी बहुत समझ आने लगी है अभी। तो वो शादी ऐसा जिसे कहते हैं गुरु कृपा से इतनी अच्छी हुई कि सब लोगों ने बहुत तारीफ की, सारी चीजें बड़ी अच्छे से हो गई। मैं अभी भी अब अगर उस शादी की बात करूं तो देखिए किस टाइप से कृपा रहती है कि उस समय वो बारात बॉम्बे से आनी थी और उन्होंने लड़के वालों ने सारे अरेंजमेंट के लिए हमसे कह रखा था कि अरेंजमेंट तो आप ही कर देना, हम यहाँ से कहाँ करके करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है कि दूल्हा घोड़ी वगैरह पे आए, तो उन्हें गाड़ी से ही आना था दूल्हे को बारात में। और मेरे मन में उस समय एक बहुत गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही थी, मित्सुबिशी लांसर। वो मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी गाड़ी। तो जब ये बात हुई तो मेरे मन में आया कि एक ब्लैक कलर की बढ़िया मित्सुबिशी लांसर शॉफर ड्रिवन होगी जिसमें दूल्हा आएगा। अब मैंने पूरे जयपुर में ढूंढ ली, मुझे कहीं पे रेंटल मित्सुबिशी लांसर ब्लैक कलर की मिली ही है। दूसरी गाड़ी जो मिली वो थी एक कोई जैसे ओलिव ग्रीन कलर की एक सीएलओ मिली। सीएलओ अब तो चलती नहीं है, बंद हो गई। तो मैंने वो कर ली और शाम को जब बारात, वो जो फ्लोरिस्ट को बुलाया था सजाने के लिए गाड़ी, वो भी आ गया। शाम को 3:30-4 बज गए, गाड़ी का कहीं आता पता नहीं। तो आंटी जिनका स्कूल में शादी हो रही थी, उनके बेटे जो हैं वो उस समय माइक्रोसॉफ्ट में गुड़गांव में काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट या कोका कोला किसी में। तो वो शादी अटेंड करने आए और बजाय अपने घर जाने के वो सीधे स्कूल जो वेन्यू था शादी का वहां आ गए। जैसा एक फॉर्मेलिटी होती है पूछने के लिए कि भाई भावेश कोई काम, कोई मदद, कुछ चाहिए हो। तो उन्होंने कहा तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, कोई दिक्कत? मैंने कहा अरे वो गाड़ी नहीं आई अभी तक और वो करनी थी। तो उन्होंने कहा अरे अब तो 4 बज गए, कब तो गाड़ी आएगी, कब फ्लोरिस्ट उसे सजाएगा। मैं रेंटा कार से एक गाड़ी लेकर के आया हूँ गुड़गांव से, तुम उसे यूज कर लो। और मैं बाहर गया तो वो थी ब्लैक कलर की मित्सुबिशी लांसर। और ड्राइवर जैसा एड्स में दिखाते हैं एकदम शोफर, परफेक्टली ड्रेस्ड। और मेरे मन में चल रहा है कि ये तो बड़ी हाई एंड कंपनी से रेंट की हुई कार है, इसमें अगर मैं फ्लोरिस्ट से कहूंगा वो 4 जगह पे टेप लगाएगा तो ये तो दिक्कत होगी। और जैसे मेरे जो मन के विचार हैं उसे वो ड्राइवर पढ़ रहा है, वो कहता है कि अरे आप जल्दी से फ्लोरिस्ट को बुला के सजवा लो इसे, कल सुबह मुझे जो है इसकी वैसे भी सर्विसिंग करानी है, तो सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये है गुरुजी का जलवा। जो चीज सोच के साइड परे रख दी वो उन्होंने वैसे के वैसे कर दी। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, वो पूरी शादी में गुरुजी की ऐसी कृपा रही, उस पूरे संबंध पे ऐसी कृपा है आज भी कि मैं सिवाय शुक्राने के और कुछ कर नहीं सकता। बट अगेन जैसा मैंने कहा, गुरुजी इन सब के पीछे हैं, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, इस सब से मैं अनभिज्ञ था। शादी हो गई, शादी होने के बाद में वो लोग वापस चले गए बॉम्बे। और फिर जैसा एक रिवाज होता है बॉम्बे से जब वो वापस आए एक दफे, जैसे कहते हैं, एक क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं वो करेक्ट टर्म, बट जैसे वो पहली दफे वापस लड़की मायके आती है। और उसके बाद जब वो गए उस दिन मैं ऑफिस गया हुआ था। मेरा ऑफिस जयपुर कोटा हाईवे पे था और ट्रैफिक काफी खराब रहता था। तो जब वो लोग वापस जा रहे थे दूसरी दफे तो मैं लेट ऑफिस गया और रात को लेट ऑफिस से निकला, रात को 9-9:30 बजे। और खूब ट्रक चलते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कुत्ता मेरे, मैं बाइक पे था, मेरे फ्रंट व्हील से आकर के टकला एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे। और मैं ऐसी स्पीड पे था कि वो कुत्ता तो काफी बड़ा था, कोई कंकड़ पत्थर पे भी मेरा व्हील अगर वो होता तो आई शुड हैव स्लिप्ड। और पीछे से एक रोडवेज की बस आ रही थी, अगर मैं नीचे गिरता तो फिर कुछ बचने वाला था नहीं। तो मैंने तो दोनों पांव जैसे बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं इतनी हाई स्पीड पे, आज तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ क्या किया मैंने। और मैं आई कुड बैलेंस तो जैसे वो
हाईवेज पे भरी हुई जीपें चलती हैं, वो भी एक साथ चल रही थी। वो बाजू में आया, उसने कहा आज तो भगवान ने आपको बचा लिया, और नहीं तो आप गए थे आज। मैंने भी हाँ भरी। अब रास्ते में एक राम मंदिर आता है। वो राम मंदिर का मेरे से कनेक्शन ये है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं उधर वॉक करने जाता था, और राम मंदिर के अंदर नहीं जाता था, बाहर से ही मत्था झुका देता था। और वॉक करने इसलिए जाता था कि उसके पास एक बेकरी थी, हम सारे दोस्तों का वो अड्डा था, वहां पे हम जाके कुछ खाते पीते थे। तो इनवेरिएबली रोज जाता था। मंदिर के अंदर नहीं जाना, मंदिर के बाहर से ही झुका देना माथा। उस दिन जब मैंने मंदिर क्रॉस किया, मंदिर बंद हो चुका था, 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, मैंने माथा झुकाया। तो जो मैं कह रहा हूँ, गुरुजी को लेकर के मैं मतलब एक्टिवली मैं कुछ मान नहीं रहा था, ना निगेट कर रहा था, ना उनको मान रहा था, न्यूट्रल था। लेकिन एक चीज से वाकफियत हो गई थी, एक चीज से जो है पहचान हो गई थी, वो थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस। वो फ्रेग्रेंस तो कैसी है, आज भी आ जाए तो आप समझ जाते हैं कि गुरुजी अंग संग है। ऐसा नहीं कि फ्रेग्रेंस की जरूरत है अब, लेकिन फिर भी तो वो टिपिकल, जैसे ही मैंने माथा झुकाया वो बंद मंदिर के आगे, वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और एक सेकंड में जो मेरे 2-3 साल का जो गैप था, वो गैप भर गया। मुझे समझ आ गया कि जो सब हो रहा है, मतलब देन आई कुड कनेक्ट द डॉट्स, देन आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। और उसके बाद में इमीडिएटली बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया रेवाड़ी। रेवाड़ी गुड़गांव से 40-50 किलोमीटर दूर है। और वो समय मेरे लिए, मतलब आज में मैं सोचता हूँ कि उस समय जो मेरे दिमाग में गुरुजी के विचार चलते रहते थे, वैसा तो आज तक नहीं हुआ। मैं गुरुजी के बारे में सोचता रहता था उस पूरे टेन्योर में, और अगेन चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। तो अब मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, अब माय मदर वाज आफ्टर मी कि भाई तुम्हारी भी शादी होनी है। तो जब मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया, तो ज्वाइन करने से पहले हम लोग रहते जयपुर में थे, 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से, बट ओरिजिनली नैनीताल अल्मोड़ा साइड से थे। तो हम नैनीताल गए, और वापसी में फिर अगेन हम दिल्ली रुके मामा के यहाँ पे, और गुरुजी के गए। अगेन डेट इज वेरी क्लियर, 10 जून 2001। तो हम गुरुजी के गए। और मेरी मामी अक्सर मुझसे कहा, 3-4 साल से कह रही थी कि मेरी एक बहन है, बड़ी अच्छी लड़की है। और मैं कहता था देखो जी, रिश्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिए, आप बुला लो उसे, दिल्ली विल्ली में घुमा दूंगा। ऐसे ही हंसी मजाक हमारी चलती रहती थी। तो उस दिन जब हम गुरुजी के गए, तो वो भी आई हुई थी, और जैसा होता था, संडे का दिन था, मैं था, मेरी मदर, मामा मामी, जीतू जो मेरी मौसी का लड़का है जिसको गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा दी थी, उसकी सिस्टर नीतू, हम 5-6 लोग थे, प्लस मेरी मामी की कजिन जो है वो भी थी वहां पे। और जैसा होता है, पहले शबद चले, और उस समय गुरुजी के यहाँ पे फूल लाना अलाउड था, तो वो फूलों का ढेर लग गया था गुरुजी के सिंहासन के सामने। उसके बाद लंगर हुआ, फिर गुरुजी वॉक करने चले गए। हम लोग, आदत ये थी कि मामा के साथ जाते थे तो आज्ञा का इंतजार करते थे, गुरुजी अपने आप बुला करके आज्ञा देते थे, उस हिसाब से हम सब लोग बैठे हुए थे। सुल्तानपुर एम्पायर स्टेट में गुरुजी वॉक करके आए। उन्होंने मेरे ख्याल से लाइट क्रीम कलर की पैंट और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जो मुझे याद है। आकर के वो जो दरवाजे वाली साइड से अंदर आते हैं, उसी साइड पे दीवार पे पीठ टिका करके बैठ गए। और मतलब जैसा दरबार के बाद जैसा माहौल एकदम खुशनुमा रहता था, कुछ लाइट म्यूजिक, टप्पे या पंजाबी फोक चलता था, या ऐसा कुछ म्यूजिक भी चल रहा था। थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपना दाएं राइट लेग जो है वो दबाने की, चरण दबाने की सेवा दी। और मैं दबा रहा हूँ, फिर उन्होंने मेरी मामी की कजन जया, उसको बुलाया, उसे बायां पांव दबाने की सेवा दी। और थोड़ी देर में बोलते हैं, अच्छा तुम दोनों ले चुक्को माला ते कर लो व्याह, माला डालो एक दूसरे को और ब्याह कर लो। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरी शादी करवाई। एक ही चीज है कि उस समय हमने उनके शब्दों का अक्षरश पालन नहीं किया। वहां पे मालाएं भी थी, उठा के डाल देनी चाहिए थी, हम शर्मा शुर्मी में रह गए और फिर
जो होता है कि हाँ भाई मुहूर्त निकला, ये हुआ, बाद में शादी हुई हमारी। बट इस तरीके से गुरुजी ने हमारी मैच मेकिंग की। और गुरुजी शिव जी जो हैं वो हैं रसिक बैरागी, जो रस में बैराग और बैराग में रस रखने वाले हैं। और क्यों मेरे सामने वो चेहरा इस तरीके से आता है, मैं अपनी शादी के कार्ड्स लेकर के गया गुरुजी के पास में, शायद नॉन संगत डे था। गुरुजी वो किचन के बाहर जो साइड बोर्ड है उससे पीठ टिका करके बैठे हुए थे, व्हाइट पजामा, ग्रीन कलर का कुर्ता, और सर पे जैसे वो बारात में लोग पिंक कलर का साफा लगाते हैं वैसा पहन रखा था। क्यों पहन रखा था मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं कि मैं या किसी ने भी उन्हें बताया हो कि हाँ जी कोई शादी का कार्ड देने आ रहा है। बट भगवान की लीला, तो वो वैसे ऐसे जैसे बाराती बैठे होते हैं ऐसे बाराती बन के बैठे हुए थे। और मैंने कार्ड आगे किया तो पीछे गाने चल रहे थे, हिंदी फिल्म के गाने। जंजीर फिल्म है अमिताभ बच्चन की, उसमें मोहम्मद रफी का एक गाना है, जवानी में जवानी के इशारे हों जवां वो नजर चाहिए। और गुरुजी ऐसा आंखों से इशारा करते हैं मेरे को कि जैसे कह रहे हो कि सुन ले भाई क्या बात हो रही है करके। तो इसीलिए रसिक बैरागी। एक दफे मेरी सिस्टर शादी के बाद आई गुरुजी के पास में और उसने कहा कि गुरुजी आपके साथ में फोटो खिंचानी है। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा फोटो खिंचा के क्या करेगी, तेरी तो शादी हो गई। तो गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी चीज वो हमें क्या सिखाना चाह रहे थे कि हमें हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में उनकी रजा में राजी रहना है। तो कमिंग बैक टू रेवाड़ी, कमिंग बैक टू जिस दिन गुरुजी ने कहा चुक्को माला ते कर लो ब्याह, तो उस दिन तो गुरुजी ने ये कह करके हमको रुखसत कर दिया। अगले दिन मैं तो मामी के यहाँ ही रुका हुआ था, छुट्टी थी मेरी, ज्वाइन करना बाकी था अभी रेवाड़ी में। तो इतने में दिन में 2 बजे फोन आया कि गुरुजी आ रहे हैं। तो मामी ने कहा कि गुरुजी का फोन आया है, गुरुजी ऊपर तो नहीं आ रहे, नीचे ही रुके हैं। हम वो फ्लैट में रहते थे हम लोग वसंत कुंज में, मामा लोग। तो गुरुजी के लिए उन्होंने एक नींबू डाल के और सेंधा नमक डाल के और कोल्ड ड्रिंक डाल के कुछ बनाया। बोले गुरुजी ने कहा ये मंगाया है। तो मैं लेके गया नीचे, वो पार्किंग में खड़ी हुई थी गाड़ी। गुरुजी ने 2 घूंट ली, फिर कहा पी जा। अगेन हमारी मूर्खता कि मैंने कहा कि अरे ये तो झूठा हो गया, मन ही मन सोचा, पिया नहीं। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। गुरुजी बोले चल फिर मेरे साथ चल। मैंने कहा अच्छा मैं ये दे के आता हूँ। मैं ऊपर आया, मामी ने पूछा गुरुजी ने पिया नहीं, मैंने कहा गुरुजी ने 2 घूंट ली, फिर कहा पी जा। तो उन्होंने कहा तो पिया क्यों नहीं तूने, मैंने कहा ये तो झूठा हो गया। उन्होंने कहा ये तो महाप्रसाद बन गया। सबने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया और मैं फिर गुरुजी के साथ बैठ के एम्पायर स्टेट चला गया। वो रफली 2:30-3 बजे दिन की बात है। उसमें 2:30-3 बजे से शाम को 7-8 बजे तक, जब तक वापस संगत का टाइम नहीं हुआ, मैं गुरुजी के कमरे में बैठा हुआ था। उन्होंने फिर से मुझे चरण दबाने की सेवा दी। मुझे बहुत याद नहीं है, कुछ याद है कि एक चीज जो याद है वो गुरुजी का जो टच था, क्योंकि गुरुजी उस टाइम पे अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में थे। पहले दिन जब मैंने पांव दबाए थे तब तो पैंट के ऊपर से दबाए थे, अभी मैंने डायरेक्ट उनके पांव दबाए, उनकी स्किन को टच किया। और वो इतनी सॉफ्ट, इतनी बेबी स्किन टाइप, मतलब इतना जिसे कहते हैं ना वो शिशु की जो नरमी होती, शिशु मतलब छोटे बच्चे की जो स्किन की जो सॉफ्टनेस होती है, और इतनी शीतल, इतनी कूल, जिसका एहसास आज भी मुझे मतलब मेरे दिमाग में है। और ऑफ कोर्स जब हम गुरुजी के पांव दबाते थे तो हाथ से फ्रेग्रेंस आना, वो तो दैट इज अनसेड, वो तो होना ही है। और जो दूसरी चीज मुझे उस दिन की याद है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, गुरुजी मुझसे सवाल भी कर रहे हैं और मुझे जवाब भी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा तेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया। मैं कह रहा हूँ हाँ गुरुजी। अच्छा तो एक सड़क है जो रेवाड़ी से बावल जाती है, उसमें तेरा जो प्लांट होएगा वो राइट हैंड साइड पे होएगा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। जब तुम प्लांट के मेन गेट से अंदर घुसोगे तो उस प्लांट प्रीमाइसेस में, अब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं बट दिस इज द सम इन सब्सटेंस ऑफ इट, कि उस प्लांट प्रीमाइसेस में 4-5 बिल्डिंगे हैं। तो घुसते ही राइट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग है उसमें तुम्हारे को रूम अलॉट होएगा। और
जब तुम वो उस कमरे का दरवाजा खोलोगे तो सामने खिड़की है और खिड़की के सामने एक बेल है। मैंने सुना, मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं चला गया। मेरी छुट्टी खत्म हुई, जाके मैंने रेवाड़ी में अपना ऑफिस ज्वाइन किया। और जैसा किसी भी नई जगह पे होता है, मुझे कोई भी फॉर्मल असाइनमेंट देने से पहले उन्होंने मुझे प्लांट के हर डिपार्टमेंट में हफ्ता 10 दिन मेरे बॉस ने मुझे जाके देखने को कहा काम। तो 2 महीने तक मेरे पास में कोई फिक्स्ड जगह नहीं थी बैठने की। मेरे दिमाग से ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से निकल चुका था। 2 महीने बाद मेरे बॉस ने कहा कि जाओ एसएनडी ब्लॉक में, ये रूम नंबर, ये चाबी, और प्लांट मेंटेनेंस का तुम अब सारा जिम्मा तुम्हारा। तो मैं गया। जब मैंने वो ग्राउंड फ्लोर पे दरवाजा खोला, सामने खिड़की, खिड़की के सामने बेल, और फिर ये जो गुरुजी ने मुझे बताया था ये सब लौट करके आया। लेकिन गुरुजी के दरबार में कोई चीज बाय डिफॉल्ट नहीं होती, सब कुछ बाय डिजाइन होती है। कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। गुरुजी का नियत है सब कुछ। रेवाड़ी की ही आगे बात करते हैं तो वहां पे मेरे को गुरुजी के मन मेरा बहुत अच्छा लगता रहता था। तो और अक्सर तो नहीं, वहां पे भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। लेकिन जोशी अंकल जो मामा है, उनकी वजह से ये होता था कि मैं पहुंच गया, अगर संगत बंद भी है और वो जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चले जाता था। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। गुरुजी की बहुत मेहर रही कि उन्होंने नॉन संगत डेज पे भी परमिट किया। और मुझे याद है, मैं और जीतू अक्सर ऐसे होते थे जो नॉन संगत डे पे मामा मामी के साथ में छोटे मंदिर चले जाया करते थे। तो एक दफे रेवाड़ी में मुझे सपना आया कि गुरुजी के गर्म पानी का सेक पांव में हो रहा है और जो बाल्टी में पानी लाया जा रहा है वो खौल रहा है। और मेरे मन में आया कि अरे ये इतना खौलता हुआ पानी है, पांव जल जाएगा। सपना आया, चला गया। उसके कुछ समय बाद मैं गया, अगेन संगत बंद थी, मामा मामी के साथ में मैं चला गया और हम बैठे हुए हैं हॉल में छोटे मंदिर के, और गुरुजी ने कहा पांव सेकने हैं। मेरे दिमाग एकदम खाली है। पानी आया गरम, गुरुजी ने पांव डाले उसमें और फिर सीधे आई टू आई कांटेक्ट करके मुझे देखते हुए कहते हैं, ये भी कोई पानी है? पानी ऐसा होता है? पानी तो ऐसा होना चाहिए खौलता हुआ कि पांव जल जाए। एंड सडनली द ड्रीम केम रशिंग बैक टू मी कि गुरुजी ने ये तो मुझे पहले भी दिखाया है। ऐसे ही एक दफे जब हम 2-4 ही लोग थे नॉन संगत डे पे, तो मैं जीतू से कह रहा था कि जीतू, गुरुजी जो संगत उनको बहुत प्रिय होती है, कभी उन्हें चोला दे देते हैं, कभी जूते दे देते हैं, मेरा नंबर भी कभी आएगा? गुरुजी मुड़े, उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, अपने जुराब उतारे और दे दिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा रेवाड़ी टेन्योर में जो गुरुजी के प्रति मेरा वो रहा, वो मैं उसके बाद कभी हो नहीं पाया। एक दफे मैं रोज शाम को अपनी मदर से जो जयपुर में थी बात करता था, तो उन्होंने कहा कि आज मामा का फोन आया था और गुरुजी ने कोई एक जंगली फल होता है वो मंगाए। कौन सा जंगली फल होता है? कि गुरुजी ने कहा है कौड़तुम्बे लाओ, और तेरी बहन वहां राजस्थान में रहती है, ये तो ड्राई एरिया में होता है, सूखे क्षेत्र में होता है, तो उससे कहे। मामा का जो बड़ा बेटा जितिन है वो भी उस समय जयपुर में पोस्टेड था, उसे भी फोन कर दिया गया, तो वो मेरी मदर के पास आ गया। तो बुआ भतीजा ने मिलकर के पूरा जयपुर छान मारा, उनको कौड़तुम्बे नहीं मिले। हुक्म क्या था? हुक्म बड़ा क्लियर था, ताजे कौड़तुम्बे कट्टों के कट्टे भर के भेजने थे। अब पता ये चला कि जब सब जगह बात हुई कि कौड़तुम्बे क्या होता है, कौड़तुम्बे एक जंगली फल है जो एक बेल पे लगता है, जो जमीन पे लेटी रहती है, और उसकी तासीर इतनी कड़वी है कि अगर वो आपके हाथ में उसका सॉफ्ट पार्ट अंदर का लग जाए तो आपकी जबान कड़वी हो जाती है। और पुराने जमाने के जो वैद्य होते थे वो इन कौड़तुम्बों से दवाई बनाते थे। आज की तारीख में वैसी महारत है नहीं, तो कौड़तुम्बों को जो गाय भैंस का जो चारा होता है उसमें मिला दिया जाता है ताकि उनका आसमा ठीक रहे। गुरुजी को चाहिए थे कट्टे के कट्टे भर के कौड़तुम्बे, फ्रेश, ताजे।
लोगों ने कहा कि ये जो गाय भैंस की खली में मिला दिया जाता है, ये पंसारी की दुकान में, जयपुर का जो वॉल्ड सिटी है उसके अंदर मिल जाएगा। तो जितिन और मेरी मदर वॉल्ड सिटी के जो नामी पंसारी हैं वहां गए, तो वहां पे उनको पाव भर आधा किलो टाइप्स कुछ मिला जो उन्होंने कुरियर कर दिया। बट ये गुरुजी का हुक्म नहीं था। शाम को जब मेरी मदर से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई रेवाड़ी भी तो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे ही है, वो भी तो ड्राई एरिया है, वहां पे चेक करो ये कौड़तुंबा। मैंने कहा क्या होता है? अरे वो संतरे के साइज का कुछ होता है, येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं, बस इतना ही पता है। बेल पे लगता है, जमीन पे होती है बेल। अगले दिन जब मैं प्लांट में गया तो मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और मैंने उसको डिस्क्राइब किया सुबह 8 सवा 8 बजे की ऐसा ऐसा चीज होती है, कुछ आइडिया है क्या? उसने कहा जी 1 मिनट। वो गया और एक लेके आ गया। मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था उसे देखते ही आई वॉज 100% श्योर कि यही कौड़तुंबा है। तो उसने कहा देखो जी, कौड़तुंबा इसे पंजाब में कहते हैं, हरियाणा में इसे गड़ुम्बा कहते हैं। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा यार ये तो चाहिए। एंड व्हाट ही सेज आपको कितने कट्टे चाहिए? और उसके बाद में गुरुजी ने जिसे कहते हैं एक सप्लाई चेन लगा दी हमारी। इधर से हम कट्टे भरते थे कौड़तुंबे के, वो पेट्रोल डीजल के ट्रक में रख दिए जाते थे। वो सेक्टर 17 में एक पेट्रोल पंप था, उसमें उतर जाते थे। वहां से मामा अपने ऑफिस से आते वक्त अपनी गाड़ी में रख लेते थे और कौड़तुंबे पहुंच जाते थे। अब मैं जो भी सत्संग सुना रहा हूं अभी आपको फर्स्ट पार्ट है, अब अगले 15 मिनट में मैं इनको राउंड अप करूंगा, ये बताने के लिए कि नियति, ईश्वर का विधान जो है वो कितना सशक्त है। इसी प्लेटफॉर्म पे जब सत्संग कोविड के आसपास में शुरू हुए, शुरू में ये होता था जहां तक मुझे याद है कि 2-3 लोग सत्संग करते थे और पहले से डिसाइड होता था कि एक्स पहले, वाई बाद में, जेड बाद में। तो एक आंटी सत्संग कर रही थी, 2020-2021 की बात होगी शायद, और उनका नेटवर्क कनेक्शन चला गया। सेकंड नंबर पे मुझे सत्संग करना था, तो जो भी होस्ट अंकल हैं उन्होंने कहा कि उनका तो कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, आप सत्संग कर लो और फिर वो दोबारा जुड़ जाएंगे। तो मैंने ये कौड़तुंबे का सत्संग किया और मेरा सत्संग पूरा होने के बाद में जब वो आंटी जुड़ी तो उन्होंने कहा ओहो, अब हमें समझ में आता है कि हम किसके लिए कहते थे कि ये फिर किसी ने कौड़तुंबे भेज दिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी उन कौड़तुंबों से अपनी मालिश कराते थे और वो आंटी उनमें से थी जिन्हें ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। और ऑफ कोर्स मामा मामी से तो हमें पता ही था कि कितनी कड़वी तासीर है, और उन्होंने वो ही सारी बातें बताई। वो इतना कड़वा हो जाता था मुंह, कैसे गुरुजी के पूरे बॉडी पे झाग हो जाता था उस कौड़तुंबों की वजह से। तो आप देखिए 20-22 साल पहले के कौड़तुंबे 2022 में आकर के उनका क्लोजर उसका होता है मेरे लिए। अगर मैं कहूं तो गुरुजी ने ये कौड़तुंबे की सेवा मुझे काफी दी, रेवाड़ी में रहते हुए भी दी। इसके आगे भी देखिए कौड़तुंबा क्रॉनिकल्स मैं इन्हें कहता हूं प्यार से। तो हमारी शादी हो गई थी, लेकिन फैमिली वे में जाने में कुछ इश्यूज हो रहे थे, लेकिन तब तक तो ये गुरुजी के शरण में मैं भी पूरी तरीके से आ गया था, मेरी वाइफ भी पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। तो हम कहीं भी जाते थे तो पहले दिल्ली होते हुए जाते थे, या तो आते वक्त या तो जाते वक्त पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेना और फिर। तो फैमिली वे में आने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरी वाइफ के मतलब मेरे इन लॉज उधर हरिद्वार में रहते थे, तो हम हरिद्वार जा रहे थे, तो दिल्ली होते हुए जा रहे थे। तो अगेन गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए रुके, और अगेन उस दिन गुरुजी ने बहुत देर तक हमारे को बिठाए रखा। रात को 2-3 बजे तक शायद हम बैठे हुए थे। एंड में उन्होंने अपने कमरे में बुला लिया, फिर से मुझे चरण दबाने की सेवा दी, मेरी वाइफ को अपना पेट दबाने के लिए कहा। उसे डांट भी पड़ी, वो हल्के हल्के से दबा रही थी। गुरुजी ने कहा जोर से दबा, कुछ नहीं होता इधर। और फिर उससे कहा अच्छा मेरी आंखों में जलन हो रही है, क्या करना चाहिए? उसने कहा जी लौकी रख लो। उन्होंने कहा लौकी नहीं है, खीरा रख लो। खीरा नहीं है। ऐसा करते करते लास्ट में क्या है, आलू। अच्छा आलू रख लो, फिर आलू रखो। तो लास्ट में 2-3 बजे गुरुजी ने जो है हमें दूध प्रसाद दिया। उस समय उन्होंने मेरी मामी को और 1-2 आंटियां और संगत की, उनको
डूगरी भेजा हुआ था अपने पिंड। अगले दिन गुरुजी ने मामी को फोन करके कहा कि जा तेरी बहन का काम कर देता हूं। जैसा मैंने बताया, मेरी वाइफ जो है वो मेरी मामी की कजिन है। हाँ, और जब गुरुजी ने शादी फिक्स करी, जब गुरुजी ने कहा चुपको मालाते कर लो ब्याह, उसके बाद गुरुजी जब भी मुझे और मेरे मामा को साथ देखते तो ही वुड ऑलवेज क्रैक अ जोक। वो क्या जोक था मुझे समझ में नहीं आया, कि मामा भांजा ने साड़ू बना देता। तो उन्होंने मेरी मामी को फोन करके कहा जा तेरी बहन का काम कर दिया, और 15 दिन बाद में शी टेस्टेड पॉजिटिव एंड वी वर ऑन द फैमिली वे। तो ड्यू डेट थी 4 जून 2005। मेरे मन में आया, जैसा हम सोचते हैं कि हम ही सब चीजें डिसाइड करते हैं, कि अरे हर बार गुरुजी कौड़तुंबे मंगाते हैं, अब की बार मैं कौड़तुंबे लेकर के जाता हूं और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अभी ड्यू डेट भी आ रही है। तो 31 मई 2005 गुरुजी की मां समाधि से ठीक 2 साल पहले मैं जयपुर से निकला। मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया था। रेवाड़ी से मैंने कौड़तुंबे कलेक्ट किए। एक कस्टमर मीटिंग बना रखी थी साउथ टेक्स में, वो मीटिंग करी। ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे का या हाँ कुछ ऐसा दिन था जो नॉन संगत डे था। तो मुझे ये था कि गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे, बट मैं देते हुए कौड़तुंबे चला जाऊंगा। तो शाम को 4 बजे मैं सुल्तानपुर पहुंचा और मैं किचन वाली साइड से मैंने कौड़तुंबे दिए। सुदामा भैया थे वहां पे, और मैंने इतना कहा कि गुरुजी से कहिएगा भावेश आया था कौड़तुंबे लेकर के। इतने में तो गुरुजी बाहर आ गए। हाँ भाई किदों आया? मैंने कहा गुरुजी कौड़तुंबे देने आया था। अच्छा तू तो मीटिंग करने आया थी, अब बताइए गुरुजी। मैंने मामा को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं वाइफ से कह के आया था मैं सुबह निकल रहा हूँ, मीटिंग करूंगा, कौड़तुंबे दूंगा और शाम को 8 साढ़े 8 तक आई विल बी बैक होम, खाना घर पे ही खाऊंगा। तू तो मीटिंग करने आया थी। मैंने कहा अब क्या बोलोगे? कुछ बोल ही नहीं सकते। अब क्या? मैंने कहा बस गुरुजी बस जा ही रहा था। नहीं अभी नहीं जाना, अभी पहले बड़े मंदिर जाओ, 6 बजे से पहले बड़े मंदिर से नहीं निकलना। गुरुजी ने क्या काटा क्या किया मुझे नहीं पता, पर उससे पहले उन्होंने कहा अच्छा कौड़तुंबे लाया है, चल इसमें से 9 रिष्ट पुष्ट कौड़तुंबे निकाल। मैंने निकाले। फिर उन्होंने सुदामा भैया से कहा इसको खरल दे दो, ये इसकी चटनी बना। अब मैं धीरे धीरे ठक ठक कर रहा हूँ और गुरुजी हंस रहे हैं। फिर गुरुजी बोले इससे नहीं होगा सुदामा, तू ही बना, मतलब उसका पेस्ट बनाने के लिए, चटनी तो गलत शब्द होगा। फिर बोले अच्छा तुम बड़े मंदिर जाओ, 6 बजे से पहले मत निकलना। तो 6 बजे तक मैं बड़े मंदिर गया, वहां सत्संग जो भी थे, वहां कुछ संगत थी, चाय प्रसाद किया, सत्संग किया। 6 बजे निकला, और क्योंकि मैं 4 बजे निकलने के चक्कर में था कि ऑफिस ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा, वो तो पीक पे था, तो मैं रात को 12-1 बजे घर पहुंचा जयपुर। और मैंने वाइफ को उठा के कहा कि देखो गुरुजी ने 9 कौड़तुंबे निकलवाए, नव दुर्गा होती हैं तो बेटी होगी। और 7 जून को गुरुजी ने हमें बेटी ब्लेस करी, और उसके नाम के लिए हमने मामा के थ्रू सिफारिश की कि गुरुजी नाम रखें। ऑलमोस्ट 8 महीने बाद गुरुजी ने उसका नाम रखा गौरी। तो ये कौड़तुंबे मतलब ये रनिंग थ्रेड सा हो गया हमारी लाइफ में एक तरीके से, कौड़तुंबे। फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब तो एक सहारा, एक जैसे कहते हैं ना एक पिलर तो वो रह गया। 2009 की बात है, मेरी पोस्टिंग आगरा में थी, और कैसा होता है कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद में मदर का था भाई एक बच्चा तो और होना चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड फॉर द पेरेंट्स एंड सेकंड चाइल्ड फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। तो मेरी वाइफ अब की बार फैमिली में आई, और फिर उनका मिसकैरेज हो गया। और जन्माष्टमी का दिन था, मेरी बेटी 4 साल की थी, हमने पूजा में वो झूला वूला लगा रखा था और झुला रहे थे। एंड मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि अरे उस समय गुरुजी थे, गुरुजी ने दिया, अब हमें ये फालतू चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, सोसाइटी के प्रेशर वगैरह में आकर के ये वो। मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी थे से क्या मतलब है, गुरुजी हैं और गुरुजी चाहेंगे तो एक नहीं 2 देंगे। बड़ी अच्छी बात है। 6 महीने बाद में शी वॉज अगेन इन द फैमिली वे। अगर आप लोगों में से किसी ने लाइट ऑफ डिविनिटी का जो पहला सत्संग है आकाश सेठी अंकल का वो पढ़ा है, तो उनके सत्संग और मेरी लाइफ का ये वाला पोर्शन ऐसा लगता है कि किरदार बदल गए लेकिन कहानी वही चल रही है। उनका भी कंपनी स्पॉन्सर्ड एमबीए में सिलेक्शन हुआ इसी टाइम पे, आगरा के टाइम पे मेरा भी कंपनी स्पॉन्सर्ड एमबीए में सिलेक्शन हुआ। उनकी वाइफ भी फैमिली वे में थी इस टाइम पे, और अभी सेकंड टाइम मेरी वाइफ भी फैमिली वे में।
तो अब मुझे जाना था गुड़गांव एमडीआई में पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या करें, क्योंकि आगरा में कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैंने कहा था मैं इनको जयपुर रिलोकेट करूंगा तो कोई दिक्कत। उसने कहा नहीं, आप केवल जब जाओगे उससे पहले एक दफे चेकअप के लिए आ जाना। तो 2010 की बात है ये, मार्च अप्रैल की। मेरे को रिलोकेट करना था इनको जयपुर, तो मैं चेकअप के लिए ले गया और थोड़ी देर में वो बाहर आके बोलती है ये तो ट्विन प्रेगनेंसी है। तो मेरी वाइफ ने कहा था गुरुजी थे नहीं हैं, और एक नहीं देंगे तो दो देंगे। तो उसके बाद मुझे जुड़वा बेटे हैं, जो जिन गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने दोबारा एस्टेब्लिश किया कि तुम कहाँ थे और हैं के चक्कर में है। आद सच जुगाद सच, जो सच है वो तो हमेशा ही सत्य है। तो इस तरीके से गुरुजी की मेहर रही है। मैंने कैंसर से शुरू की थी कहानी, मैं कैंसर पे ही खत्म करूंगा। अगेन पोस्ट कोविड मैं नोएडा में पोस्टेड था, और मेरा एक प्लांट जो था वो पानीपत में था, और मेरा पानीपत में आना जाना रहता था। मेरी एक कजिन है जो उनके हस्बैंड रिटायर होकर के पानीपत में दोबारा उन्होंने जॉब कोई ज्वाइन की थी पोस्ट रिटायरमेंट, और पानीपत में उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना और फिर हमसे भी बात करी। तो वो जिसे कहते हैं एक तरीके से जुड़ गई थी, आती जाती रहती थी गुरुजी के सत्संग यूट्यूब वगैरह पे सुनती रहती थी, कभी कभी हमसे बात भी होती रहती थी, बट इतना ही था। तो एक दिन उनका फोन आया, उनके हस्बैंड का, वो नोएडा आए थे कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और वो दिन और वो बार ऐसा था कि हमने घर में एक सत्संग अपना फैमिली का, कोई बाहर से कोई संगत नहीं बुलाई गई थी। पोस्ट कोविड वाला टाइम था, केवल हम 6 लोग, मैं, वाइफ, 3 बच्चे और हमारी मदर, 6 लोग बैठ करके सत्संग करके बस लंगर करके उठे थे जब ये फोन आया। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ हो, तो वो जहाँ रुके हुए थे वो जगह हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर थी। मैंने कहा मैं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं आ जाऊं रात के मैं बस अभी कंक्लूड करता हूँ। तो 9:30-10 बज रहे थे, तो वो गुरुजी का जो जल प्रसाद रखा हुआ था वो लेकर के मैं गया, और मैंने कहा कि देखिए गुरुजी से आप जुड़े हैं, आप पूरी श्रद्धा से इस जल प्रसाद का ग्रहण कीजिए, जो आपके लिए अच्छा होएगा वही गुरुजी करेंगे। और उसके बाद में मेरी वो कजिन आज टोटली कैंसर फ्री है। इस बीच में उनका एक एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी क्रैश हो गई, टोटल लॉस, लेकिन उनको खरोंच नहीं आई। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी हमको जो हमारे लिए अच्छा है वो ही देंगे, जो हम मांगेंगे जरूरी नहीं कि वो दें। जरूरी केवल इतना है कि हम गुरुमुख बने रहें, जो हो रहा है उसे गुरुजी की आज्ञा मान के, गुरु प्रसाद मान के शिरोधार्य रखें, शिरोधार्य करें, और आपस में गुरुजी की संगत के रूप में जुड़े रहें। कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, इनसे दूर रहें, प्रेम व्यवहार आपस में बनाए रखें। बस इसी के साथ में मैं सत्संग अपना आज का पूर्ण करना चाहूंगा। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगेन गुरुजी की संगत को प्रणाम, और थैंक यू टू द प्लेटफॉर्म